चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो तेजी से बदलती हुई भू-राजनीतिक स्थिति पर बात करने वाले हैं, भारत और कनाडा के रिश्ते। अगर आप हाल ही की खबरों को फॉलो कर रहे हैं तो आपने गौर किया होगा कि चीजें मानो रातों रात बदल गई हैं, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच ये अचानक और इतना बड़ा कूटनीतिक बदलाव क्यों और कैसे हो रहा है। अब इस नंबर को देखिए, 24,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा या आम आंकड़ा नहीं है। ये असल में दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए एक ऐतिहासिक और बहुत ही बड़े यूरेनियम ऊर्जा समझौते को दर्शाता है। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी होना, यह साफ तौर पर बताता है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक संबंध बनाने को लेकर कितने सीरियस हैं। साफ शब्दों में कहें तो कनाडा अब भारत के लिए एक बहुत बड़े ऊर्जा प्रदाता के रूप में उभर रहा है। और बात सिर्फ ऊर्जा या यूरेनियम तक ही नहीं रुकती। $50 बिलियन, जी हां, ये वो नया द्विपक्षीय लक्ष्य है जिसे भारत और कनाडा ने अपने व्यापार और आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सेट किया है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में व्यापार कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये सारा आर्थिक आशावाद सिर्फ हवा में नहीं पनप रहा है। इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी समझ भी काम कर रही है। अब जहां एक तरफ ये आर्थिक उम्मीदें बढ़ रही हैं, वहीं हमें इतिहास के एक बेहद गंभीर और दुखद अध्याय को भी देखना होगा। हाल ही में कनाडाई खुफिया एजेंसी यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस या CSIS ने एक नए इंटेलिजेंस रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में बहुत ही गंभीरता के साथ साल 2026 का जिक्र किया गया है, जब एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम धमाके की 40वीं बरसी होगी। आपको याद होगा, ये कनाडा के इतिहास का, उनकी अपनी धरती पर हुआ आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इसमें 329 मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज्यादातर खुद कनाडाई नागरिक थे। इसी खुफिया रिपोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया शब्द या कहें एक नया एक्रोनिम सामने आया है, CBKE यानी कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। इस रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर यह बात मानी गई है कि उस ऐतिहासिक एयर इंडिया त्रासदी के संदिग्ध असल में इसी समूह का हिस्सा थे। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से कई कनाडाई राजनेता इस बात से इनकार करते आ रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की टॉप खुफिया रिपोर्ट खुले तौर पर इस खतरे को नाम दे रही है। तो सबसे अहम बात यह है कि कनाडा का आधिकारिक रुख अब एग्जैक्टली है क्या? जरा CSIS के इस सीधे और बेहद स्ट्रॉन्ग कोड पर गौर कीजिए। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि यह चरमपंथी समूह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि खुद कनाडा और कनाडाई नागरिकों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा है। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इस बात को इस तरह से स्वीकार करना, यह अपने आप में भारत की उन पुरानी चिंताओं को मान्यता देना है जिन्हें वो सालों से दुनिया के सामने रखता आ रहा है। अब जो बात इस पूरे रिपोर्ट में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये चरमपंथी नेटवर्क काम कैसे करते हैं, इनका पैसा कहां से आता है। कनाडाई रिपोर्ट ने इन तरीकों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया है। ये 3 स्टेप्स में काम करते हैं। सबसे पहले ये कनाडाई संस्थानों का गलत फायदा उठाते हैं, फिर भोले भाले या अनजान नागरिकों से फंड इकट्ठा करते हैं और अंत में उस पैसे को चुपचाप हिंसक गतिविधियों में डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो वहां ऑपरेट कर रहा है। लेकिन यहां हमें एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। रिपोर्ट बहुत ही साफ शब्दों में एक लाइन ड्रॉ करती है। एक तरफ है शांतिपूर्ण वकालत। अगर कोई शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी बात रखता है तो कनाडाई कानून के तहत वो पूरी तरह से लीगल है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ समूह मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए फंड जुटाते हैं या योजना बनाते हैं, तो रिपोर्ट उसे साफ तौर पर चरमपंथ या एक्सट्रीमिज्म का नाम देती है। तो एक तरफ कनाडा का इस आंतरिक खतरे को मानना रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया है, विदेशी हस्तक्षेप का। और यहाँ एक थोड़ा हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। इस रिपोर्ट में भारत को चीन और ईरान जैसे देशों के साथ एक व्यापक ग्लोबल एस्पियोनाज वेब यानी वैश्विक जासूसी के जाल के हिस्से के रूप में रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन सब को एक ही तराजू में तौला गया है? बिल्कुल नहीं। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि रिपोर्ट चीन और भारत को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से कैसे देखती है।
एक तरफ चीन है, जिस पर कनाडा के पूरे सिस्टम में एक बहुत ही व्यापक और सिस्टमैटिक घुसपैठ का आरोप है, और दूसरी तरफ भारत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फोकस बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड है, जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और इस अलगाववादी चरमपंथ से जुड़ा हुआ है। आइए एक पल के लिए इस रिपोर्ट में चीन को लेकर दी गई चौंकाने वाली डिटेल्स पर निष्पक्ष रूप से नजर डालते हैं। उनकी रणनीतियां देखिए। चीन की खुफिया एजेंसियां बाकायदा फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल करके मेन स्ट्रीम जॉब वेबसाइट्स पर फर्जी नौकरी के विज्ञापन तक पोस्ट करती हैं। उनका मेन टारगेट क्या है? उन पूर्व सरकारी कर्मचारियों को धोखे से फंसाना जिनके पास क्लासिफाइड या गुप्त जानकारी का एक्सेस हो। मतलब वो लोग अनजाने में ही एक विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने लगते हैं। ये घुसपैठ का एक बहुत ही खतरनाक और बड़े स्तर का तरीका है। अब चीन की इन हरकतों के बिल्कुल उलट रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि भारत की जो भी कथित गतिविधियां वहां हैं, वो बहुत ही गहराई से सिर्फ अपनी स्पेसिफिक सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित हैं। रिपोर्ट में मुख्य रूप से ओटावा के उन आरोपों का हवाला दिया गया है जो 2023 में एक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े हैं। आसान भाषा में कहें तो भारत पर कनाडा के आंतरिक संस्थानों को हैक करने या उस तरह की व्यापक घुसपैठ के आरोप नहीं हैं जैसे चीन या ईरान पर लगाए गए हैं। भारत का फोकस सिर्फ अपनी सुरक्षा और चरमपंथ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाता है, क्योंकि अब भारत की जो मुख्य सुरक्षा चिंताएं थीं, यानी ये चरमपंथी तत्व, वो बिल्कुल उसी रूप में कनाडा के आधिकारिक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के साथ अलाइन हो गई हैं, मेल खा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच आतंकवाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए सहयोग का एक ऐसा अभूतपूर्व और मजबूत दौर शुरू हो सकता है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा की कड़ियों को जोड़ें तो इस उभरते हुए गठबंधन का भविष्य बेहद रोमांचक और मजबूत नजर आता है। जरा सोचिए, एक तरफ कनाडा भारत के लिए एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद ऊर्जा प्रदाता बन रहा है, दूसरी तरफ दोनों देश $50 बिलियन के उस भारी भरकम व्यापार लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम बात, अब वे चरमपंथियों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए वैचारिक रूप से एक ही पेज पर आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। आप जानते हैं, कूटनीति की दुनिया में कोई भी बदलाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता। जैसे जैसे भारत और कनाडा के ये आर्थिक संबंध इतने बड़े पैमाने पर मजबूत हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा प्राथमिकताएं एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि ये उभरता हुआ कूटनीतिक गठबंधन आने वाले समय में पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को किस तरह से नई दिशा देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।